जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार स्टेट के लिए हिंदी को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 तक 54 क्वेश्चन तक देख लिया है। उसके आगे हम लोग आज 55 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी रचना है जो केशव दास की नहीं है। तो कृष्ण गीता ये केशव दास की रचना नहीं है, जबकि रामचंद्रिका, विज्ञान गीता और कवि प्रिया ये तीनों केशव दास की रचनाएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ये जो कि कृष्ण गीता ये केशव दास की रचना नहीं है। इसमें दिया गया है कि कृष्ण गीता केशव दास की रचना नहीं है, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंहदेव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका आदि जो कि केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि अंत और अंत्य शब्द का सही अर्थ भेद कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि अंत और अंत्य शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो इसमें दिया गया है कि अंत का मतलब होता है समाप्त और अंत्य का मतलब होता है नीच। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। तो यह परिभाषा दी थी। तो व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह परिभाषा दी थी। तो ये दिया गया था डॉक्टर स्वीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, डॉक्टर स्वीट के द्वारा दिया गया था। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शारीरिक विज्ञान है, यह परिभाषा डॉक्टर स्वीट ने दी थी। अन्य विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग देखते हैं। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार व्याकरण की शिक्षा भाषा की शिक्षा का एक आवश्यक तथा अपरिहार्य अंग है। भाषा को शुद्ध बनाए रखने का कार्य व्याकरण का नहीं है, ये जो कि सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार है। फिर उसके बाद आता है करुणापति त्रिपाठी के अनुसार। तो करुणापति त्रिपाठी के अनुसार कहा गया है कि भाषा शिक्षण का कार्य व्याकरण की शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता, जो कि ये करुणापति त्रिपाठी के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो ये छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, जो कि ये उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसमें दिया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य निम्न है। पहला क्या है कि छात्रों के पिछड़ापन को दूर करना। दूसरा है भाषा संबंधित कठिनाइयों को पहचान कर उसका निदान करना। तीसरा है समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना। और चौथा है शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर बनाना। फिर उसके बाद पांचवा है शिक्षकों के शिक्षण में आवश्यक बदलाव करना, ये जो कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है। तो ये व्यंग्य विधा की। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है, तो व्यंग्य विधा की है। तो भोलाराम का जीव व्यंग्य विधा की रचना है। यह हरिशंकर परसाई की रचना है। परसाई जी की अन्य व्यंग्य रचनाएं हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णवन की फिसलन, पगडंडियों का जमना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा के दौरान। फिर उसके बाद आता है तुलसीदास चंदन घिसे जाने पहचाने लोग, ये जो कि आदि हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, मीराबाई के गुरु रैदास थे। इसमें दिया गया है कि मीराबाई के गुरु संत कवि रविदास थे। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी कुकड़ी कुंडकी राजस्थान में हुआ है। इनके पति का नाम भोजराज था।
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनके पति का नाम क्या था, तो भोजराज था। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, गीत गोविंद की टीका, ये जो कि इनकी रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलारा राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये जो कि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है, अध्येता शब्द में उपसर्ग है, तो अध्येता शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, तो अधि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अध्येता शब्द में अधि उपसर्ग है। यह अधि धन एता से मिलकर बना है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पूर्व जग कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रमुख उपसर्ग व उनसे बने शब्द तो कौन कौन से हैं, तो अ उपसर्ग से अनाथ, अभाव, फिर आ उपसर्ग से आगम, आजीवन, फिर अर्ध उपसर्ग से क्या बना है, तो अधजला, अधमरा, फिर अधि उपसर्ग से अधिवक्ता और अध्यक्ष। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि सामने की ओर फेंकने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका होता है प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, प्रक्षेपण। सामने की ओर फेंकने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रक्षेपण कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है, तो त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ क्या होता है, तो माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, माध्यमिक स्तर पर होता है। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ माध्यमिक स्तर पर है। त्रिभाषा का फार्मूला पहली बार 1968 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था। योजना के पीछे विचार यह सुनिश्चित करना था कि छात्र अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी सीखें। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं आती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है, बालोद्धान पद्धति के प्रवर्तक कौन थे, तो बालोद्धान पद्धति के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे फ्रोबेल। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, फ्रोबेल थे। बालोद्धान पद्धति के प्रवर्तक फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल ने पाठशाला को एक उद्यान की संज्ञा दी है। इनके अनुसार जिस प्रकार पौधे के विकास के लिए खाद, पानी और उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है और इन्हें पाकर पौधे स्वयं विकसित होते हैं, उसी प्रकार छात्र भी उपयुक्त संरक्षण एवं सुविधाओं में विकसित होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि जहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। जहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन हो वहाँ अंतर न्यास अलंकार होता है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि बड़े नहुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गठो न जाए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था, यह स्थापित किया गया था गोवा में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, गोवा में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि भारत में पहला प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वल्लभ संप्रदाय यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वार्ता साहित्य के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दिया गया है कि वल्लभ संप्रदाय वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। वार्ता साहित्य के अंतर्गत 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, 252 वैष्णव की वार्ता तथा 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ की रचना विट्ठल नाथ के पुत्र
गोकुलनाथ ने की थी। 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्य तथा 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ में विट्ठल नाथ के शिष्यों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि विनय पत्रिका का विषय है। तो विनय पत्रिका का विषय कौन सा है? तो आध्यात्मिक जीवन से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, आध्यात्मिक जीवन से। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि विनय पत्रिका का विषय आध्यात्मिक जीवन से है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा का ग्रंथ है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं, इसे राम विनयावली भी कहा जाता है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस शांत है। इसमें सम्मिलित पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन से हैं? तो रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, पार्वती मंगल है, रामलला, नहछु, बरवी रामायण आदि जो कि तुलसीदास की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69 है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी इस कथन का संबंध है। तो किससे संबंध है? तो चंद्रगुप्त और कॉर्लेनिया से। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, चंद्रगुप्त और कॉर्लेनिया से जो कि इसका संबंध है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में कॉर्नेलिया का है। यह कथन कॉर्नेलिया ने सुवासनी से कहा है कि चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, कामना, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध है। तो निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो प्रगतवादी चेतना से। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, प्रगतवादी चेतना से है। इसमें दिया गया है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रगतवादी चेतना से है। बादल राग कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। बादल राग कविता अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है। निराला बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। फिर उसके बाद दिया गया है कि क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजीवर्ग भयभीत हो जाता है, जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेत्रों से देखते हैं। निराला रचित प्रमुख कृतियां हैं तो कौन कौन सी हैं? परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंजय, ये जो कि प्रमुख रचनाएं हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है कि रीतकाल में किस भाषा का साहित्य सौंदर्यपूर्ण रूप से व्यंजित हुआ है? तो ये ब्रज भाषा का। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, ब्रज भाषा का। इसमें दिया गया है कि रीतकाल में ब्रज भाषा का साहित्य सौंदर्यपूर्ण रूप से व्यंजित हुआ है। रीतकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम देते हुए रीतकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति मुक्त और तीसरा है रीति सिद्ध। ये जो कि रीतकाल को 3 भागों में बांटा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। यह पत्रिका 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित होती थी। पत्रिकाएं, उनके संपादक तथा प्रकाशन वर्ष। तो कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, तो पत्रिकाएं हैं, संपादक और प्रकाशन वर्ष है। तो हिंदी प्रदीप, ये जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और प्रकाशन कब हुआ था? तो 1877 ईस्वी में। फिर उसके बाद पत्रिका है प्रताप पत्रिका, इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। ये 1913 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। फिर उसके बाद माधुरी पत्रिका है, इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव हैं। ये 1922 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। फिर आता है विज्ञान गीता कृति है। तो विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो ये केशव दास की है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, विज्ञान गीता केशव दास की कृति है। केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का कवि माना है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखर सिख, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रत्न बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका।
ये जो कि केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है, तो गणपति। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, गणपति। गणपति तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है। तार सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। तो पहले हैं रामविलास शर्मा, दूसरे हैं अज्ञेय, तीसरे हैं मुक्तिबोध और चौथे हैं गिरिजा कुमार माथुर, पाँचवें हैं भरत भूषण अग्रवाल। उसके बाद छठवें नंबर पे आते हैं प्रभाकर माचवे, सातवें नंबर पे आते हैं नेमी चंद्र जैन। इसमें आज्ञेय ने 4 सप्तकों का संपादन किया है। इसमें पहला है तार सप्तक जो कि ये 1943 ईस्वी में संपादन किया गया था। दूसरा है दूसरा संपक्त 1991 में किया गया था और तीसरा संपक्त जो कि ये 1959 में किया गया था और चौथा संपक्त ये 1979 में किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। विष का विषैला होता है जो कि सही है। पिता का पैतृक होता है तो ये भी सही है। आदि का आदिम होता है तो ये भी सही है। प्रांत का प्रांतिक जो कि प्रांत का प्रांतीय होता है, प्रांतिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी गलत है, इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। तो ये है दूसरा सप्तक में। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। दूसरा सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संकलित हैं। 7 कवियों के नाम इस प्रकार है। तो 7 कवियों के नाम जो हैं हरिनारायण, घनश्याम व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंत माथुर। ये जो कि फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है। ये किया है अखरावट में। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। फिर इसके बाद दिया गया है इसमें कि जायसी कृत अखरावट में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें दोहा, चौपाई और सोरठा छंदों का प्रयोग है। एक दोहे के बाद 7 अर्धालियों का क्रम रखा गया है। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं तो पद्मावत है, आखिरी कलम है, चित्ररेखा, कहरनामा आदि जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे। तो ये थे हिंदी प्रदीप के। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बालकृष्ण भट्ट ये हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। यह 1877 में मासिक प्रयाग से निकलती थी। फिर कुछ प्रमुख पत्रिका एवं संपादक हैं तो ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी थे, कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है कि धर्मवीर भारती का अंधा युग है। तो इसमें गीत नाट्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, गीत नाट्य है। धर्मवीर भारती कृत्य अंधा युग गीत नाट्य है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। यह 5 अंकों में विभाजित कृत है जो कि निम्न है। तो 5 कौन कौन से हैं तो कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वस्थामा का अर्धसत्य, गंधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये जो कि 5 विभाजित कृतियां हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है। तो मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है तो मेघदूत का संदेश। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, मेघदूत का संदेश जो कि ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है। इसमें दिया गया है कि मेघदूत का संदेश मोहन राकेश का नाटक नहीं है, जबकि आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे, आधे अधूरे तथा लहरों का हंसराज मोहन राकेश कृत का नाटक है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है बंग महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये राजेंद्र बाला घोष। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, राजेंद्र बाला घोष जो कि बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं।
इसमें दिया गया है कि बंग महिला के नाम से राजेंद्र बाला घोष प्रसिद्ध हैं। इनकी जो कृतियाँ हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, धुलाई वाली, भाई बहन, दालिया, जो कि आदि इनकी कृतियाँ हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है कि विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं? तो ये थे ललित। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ललित शैली के निबंध के लेखक थे विद्यानिवास मिश्र। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा के अन्य शब्द हैं अंग्रेजी, कारतूस, कूपन, जो कि ये सभी फ्रांसीसी भाषा हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? तो ये ब्रज भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक हैं, तो कौन है? तो रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, निराला की साहित्य साधन 1969 ईस्वी जीवनी के लेखक रामविलास शर्मा हैं, जिसके लिए इन्हें 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1889 में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद का उपनाम झारखंडी। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि जो कि इनकी कृतियाँ हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य रचना है। इनकी रचना 1914 ईस्वी में हुई थी। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसकी भाषा संस्कृत गर्भित है। हरिऔध जी को काव्य प्रतिष्ठा प्रिय प्रवास से ही मिली है। पारिजात, वैदेही वनवास, जो कि ये रस कलश, ग्राम गीत आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि मुझे फूल मत मारो गीत साकेतक किस सर्ग के हैं? तो ये जो है 9वें सर्ग के हैं, 9वें सर्ग का है। इसमें दिया गया है कि मुझे फूल मत मारो गीत के साकेतक के 9वें सर्ग से हैं। साकेतक काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत काव्य ग्रंथ का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इस ग्रंथ में कुल 12 सर्ग हैं। गुप्त जी द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं रंग में भंग, यशोधरा। फिर उसके बाद आता है जयद्रथ वध, भारत भारतीय, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नुहूस आदि जो कि इनके ग्रंथ हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें यौन का वार्धक्य जो कि ये सही है, लोलूप का संतुष्ट ये गलत है, विश्लेषण का विवेचन ये सही है, एकांगी का सर्वांगीण ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ये जो कि गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो इसमें बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो लोहा लेना, सामना करना जो कि ये सही है, रास्ता नापना, आकलन करना तो ये भी सही है, रग जानना तो अच्छी तरह से परिचित होना तो ये भी सही है, शैतान के कान काटना बहुत चतुर होना जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो कि ये गलत है। शैतान के कान काटने का मतलब होता है कि बहुत चतुर होना जो कि ये गलत हुई। फिर इसके बाद दिया गया है इसमें शैतान का कान काटना बड़ा झगड़ालू होना, शैतान का काटना जो कि ये बड़ा झगड़ालू होना। फिर लोहा लेना, सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने?
तो ये 1903 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने थे? तो 1903 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि यामा के लिए महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। यामा के लिए महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है, मधुमालती किनकी रचना है? तो ये मज्झन की है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। मधुमालती जो कि मज्झन की रचनाएं हैं। तो रचना जो कि पद्मावत ये जायसी की है, चित्रावली उस्मान की है, रामाचरण पद्धति ये रामानंद की है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि भक्तमाल किनकी रचना है? तो भक्तमाल ये जो कि नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। इनकी रचनाएं हैं जो कि अष्टयाम, राम भक्ति संबंधित स्फूर्ति पद, फिर दिए गए अन्य विकल्पों रचनाओं का निम्न है। तो इसमें कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सूरदास के रचनाएं सूरसागर हैं, नंददास के रास पंचाध्यायी हैं, कृष्णदास के जुगल मानचरित हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 कि रीतकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था। तो रीतकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो जनता का मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि भूषण का वास्तविक नाम था। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण रीतकाल के कवि हैं। भूषण 4 भाई थे, जटाशंकर त्रिपाठी, चिंतामणि, मतीराम तथा भूषण। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये जो कि इनकी रचनाएं हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है कि हिंदी शिक्षण के ज्ञान परक उद्देश्यों से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है? कि भाव और विचारों को समझ सके। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, भूर्वा शब्द में प्रत्यय होगा। तो भूर्वा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आ, बड़ा आ होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। भूर्वा शब्द में बड़ा अ प्रत्यय होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है कि काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युगीन कविता में कौन सी विशेषता नवीन है? इसमें खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना जो कि ये नवीन है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, पादरी किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली का है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पादरी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं आल्पिन, आलमारी, गमला, बम्बा, बाल्टी, तौलिया जो कि ये सभी पुर्तगाली भाषा हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 100 तक देख लिया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।